आदाब नाज़रीन, जी सलाम। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे हैं। आर्मी आला ऑफिसर्स के साथ मुलाकात वो कर रहे हैं। कल सुबह 7 बजे अमरनाथ के लिए रवाना होने वाले हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। अमरनाथ के दर्शन के बाद LOC भी रवाना होंगे। LOC पर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी ली जाएगी, यानी कि जायजा मीटिंग LOC पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करने वाले हैं। आज भी पहुंचे और कई जगहों पर जवानों से मुलाकात की, साथ ही साथ मशीन गन को भी निशाना लगाते हुए वो नजर आए। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि कल अमरनाथ के लिए भी रवाना होंगे वज़ीर दिफा अमरनाथ राजनाथ सिंह। ज़्यादा अपडेट के साथ फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक वानी, जिस तरह से आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि जब 3 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, लद्दाख पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पहले जाने वाले थे वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जो आज पहुंचे हैं। आज क्या कुछ सरगर्मी रही? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने ये दौरा किया है, क्योंकि ये जो दौरा था पहले लद्दाख का दौरा था जहां पे वो आज पहुंचे और उसके बाद वो श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर में वो पहले जो चिनार कोपस है यहाँ पे बादामी बाग वहां पे गए और वहां पे जो है उन आर्मी के जवानों से बात की और आर्मी के जो आला अधिकारी हैं BS राजू हैं 15 कोर के कमांडर, उनके साथ भी JOC के साथ भी बातचीत हुई और उसके तुरंत बाद जो उसका शेड्यूल था 5 बजे के आसपास जो उनकी मीटिंग थी वो उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ भी थी और वहां पे भी वो गए हैं राजभवन और उनके साथ बातचीत चल रही थी। हाँ। और कल का जो प्रोग्राम रहेगा उनका वो यही है कि 7 बजे के आसपास वो अमरनाथ की ओर रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए वहां जाएंगे, वो हेलीपैड पे पहुंचकर वहां पे सिविल हेलीकॉप्टर की सहायता लेकर वो अमरनाथ पहुंचेंगे 8:30 बजे के आसपास और वहां वो दर्शन करेंगे। वहां पूजा कीर्तन वगैरह जो है, बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और उसके साथ जो होंगे आर्मी के चीफ आर्मी स्टाफ के हैं बिपिन रावत, वो होंगे सेना के प्रमुख और आला अधिकारी जो भी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के, वो उसके साथ रहेंगे। उसके बाद LOC पर वो 9:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और वहां भी उनकी जो सिक्योरिटी मीटिंग है वो वहां रहेगी और उनके साथ सिक्योरिटी के आला अधिकारी भी होंगे और सिक्योरिटी का जायजा भी वहां पे लिया जाएगा। जिस तरीके से तनाव भी बना हुआ है LAC और दूसरे नियंत्रण रेखाओं पर लगातार जिस तरीके से सीजफायर के उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से देखने को मिले हैं, उस पर भी खास बातचीत होगी और 10:30 बजे के आसपास वो श्रीनगर फिर से पहुंचेंगे और उसके बाद 12:30-1 बजे के दरमियान वो फिर से वापस दिल्ली रवाना होंगे। जी शफान। बिल्कुल, साथ ही साथ एक नया अंदाज भी हमने देखा वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जिन्होंने आज मशीन गन से निशाना लगाते हुए नजर आते हैं। CDS के साथ वो वहां पर पहुंचे थे। CDS बाकायदा उनकी मदद भी करते निशाना लगाने में। एक पैगाम देने की भी कोशिश बिल्कुल उसी तरह से की गई है जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 तारीख में की थी। जी बिल्कुल, इसी प्रकार की यहाँ पे उनकी भी कोशिश रही कि जिस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने इस जो आप बता रहे हैं कि गन से उस निशाना बनाकर उन्होंने यही पैगाम दिया कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे और उन्होंने सेना से सीधे बात की थी लद्दाख में LAC पर, तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री का भी यही ज्यादातर प्राथमिकता इसी बात को उन्होंने दे दी कि जिस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाना है, जिस स्थिति में अभी वो LAC पर काम कर रहे हैं या फिर वहां पे देश की रक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री का वहां पहुंचना, फिर उनके साथ बैठक करना और सभी जितने भी सेना के अधिकारियों के साथ साथ जो जवान हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई और उन्होंने खुद वहां पे जाके उन सभी जवानों के साथ बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो बातें की जा रही थी कि केवल जो रक्षा मंत्री है वो उसका दौरा ही नहीं था, बल्कि उनकी जो सीधी बातचीत वहां के जवानों से रही और हर एक जवान की हालचाल भी उन्होंने पूछा। वो कई जगहों पर भी गए वहां पर और सभी जितने भी जवान हैं उनके साथ बात की। कहीं ना कहीं ये बात अब दर्शाई जा रही है कि जो सेना के अलग अधिकारी हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया और
दौरे की काफी सराहना की जा रही है चारों तरफ। खासकर जो आर्मी के जवान हैं उनको उनका मनोबल इस रक्षा मंत्री के पहुंचने से काफी ऊंचा बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो या फिर वीर पंचाल, कुपवारा, केरन सेक्टर या फिर हाजीपीर, इन जैसे नियंत्रण रेखा पर जो अभी स्थिति बनी हुई है, लगातार संघर्ष विराम के उल्लंघन होते रहे हैं। उसको देखते हुए अब कल जो दौरा है उनका नियंत्रण रेखा के पास भी वो पहुंचेंगे और वहां पे भी जवानों का हालचाल पूछेंगे और सुरक्षा समिति का जायजा भी वहां पे लेंगे मीटिंग में। तो कहीं ना कहीं काफी सारी चर्चा अब होगी, जिस तरीके से सीज फायर को लेकर भी बातचीत होगी और किस तरीके से जवान जो हैं हर एक इरादों को जो विफल कर रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है। जी फारूक वानी, एक चीज और देखनी होगी, ये जो आज का दौरा रहा, जिस तरह की सरगर्मी एक्टिविटी हमने देखी, उसमें हमने दोनों चीजें गौर की। एक वो जब वो मशीन गन से निशाना लगाते नजर आते हैं, ये तो रहा चीन को या जो भी ममालिक हैं जिनसे तनाज़ा फिलहाल चल रहा है, नाम नहीं लूंगा, तो उनको एक पैगाम देने की कोशिश। दूसरी तरफ अगर बात चीन के संदर्भ में हम लोग करें तो चीन के लिए उन्होंने बातचीत के दरवाजों का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत भी जारी है, यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से भी हम बातचीत को सुलझाने की या रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से अगर हम देखें, दो पहलू हैं इस बात के। जिस तरीके से एक तो वो खुद मशीन गन चलाकर एक संदेश भी दे रहे हैं कि भारत जो है सक्षम है किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए और किसी भी ऐसी स्थिति में उनके पास सलाहियत है कि वो हर एक जवाब को उसी तरीके से देने के लिए तैयार है। और साथ में ये भी संदेश दे रहे हैं कि भारत जो है एक अमन पसंद देश है और किस तरह की जो गतिविधियां चीन के द्वारा की जा रही हैं वो उसका पहले रिएक्ट नहीं कर पा रहा है उस तरीके से, जिस तरीके से चीन के जो इरादे हैं, मंसूबे हैं, लेकिन उनको विफल करने के लिए, उनके इरादों को चीन के इरादों को विफल करने के लिए जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने खुद गन चलाया, तो एक सीधा संदेश जाता है कोई भी चुनौती अगर चीन देता है तो उसके लिए भारत जो है पीछे हटने वाला नहीं है और हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो मकसद यही था कि रक्षा मंत्री का खुद मशीन गन चलाना यही बात दर्शाता है कि जो सेना है वहां पर वो भी पीछे नहीं हटने वाली किसी भी चाइना के कदम को, जिस तरीके से वो वहां से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको विफल करने के लिए किसी भी समय तैयार हैं और किसी भी चुनौती को लेकर वो तैयार हैं। हालांकि कई वार्ता ही चली, कई बैठकें भी हुई चीनी आला अधिकारी और जो सेना के अधिकारी हैं LAC पर बातचीत का, और हमेशा यही प्राथमिकता उस बातचीत की रही कि मसला जो है उसको अफाम तहमील तरीके से हल किया जाए, उसमें किसी किस्म की वो चीज न पैदा की जाए जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ सके। उस पर भारत ने बहुत ज्यादा काम किया है और कामयाब भी रहा है। लेकिन साथ में भारत ने हर तरीके की चुनौती के लिए लड़ने के लिए हर एक तैयारियां जो है अपने तरीके से कर ली हैं, चाहे वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात है, चाहे वो श्रीनगर लेह हाईवे की बात है, चाहे वो आपातकालीन हवाई पट्टियां और जितने भी सारे एक मैन पावर एंड मशीनरी हैं, उन सब को तैयार रखा है किसी भी चुनौती के लिए लड़ने के लिए। जी शफान, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फारूक वानी इस तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर ये जो दौरा है वो बताता है कि हिंदुस्तान हर तरीके से अपने पड़ोसी मुल्क के साथ पेश आ सकता है। अगर आप जंग चाहते हैं, अगर आप हथियारों के साथ हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना हिंदुस्तान माकूल तरीके से जानता है। अगर आप व्यापारिक भी रिश्ते, डिप्लोमेटिक रिश्तों को अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, उनमें गर्मी लाना चाहते हैं, उनको तरोताज़ा बनाए रखना चाहता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। फैसला हमारे पड़ोसी मुल्क को, चीन को करना है या फिर दीगर जिनसे तनाज़ा फिलहाल चल रहा है। तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लेह के बाद पेंगोंग झील के पास लुकुंग पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों को खिताब करते हुए शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि हम जवानों को खोने का गम है, लेकिन हमारे जवानों ने हिंदुस्तान के शान और शौकत की हिफाजत भी की है।
LAC पर गरज रहे हिंदुस्तानी तौप पैगाम दे रहे थे कि हिंदुस्तान बदल चुका है। जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी जाबाज तैयार हैं। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। हजारों फीट की ऊंचाई पर वजीर दिफा की मौजूदगी में हिंदुस्तानी फौज ने शुजाअत का मुजाहरा किया, जिसको देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं यह मानता हूं अपने सेना के जवानों के संबंध में कि वह केवल एक सेना के बहादुर जवान ही नहीं है, बल्कि वह सचमुच भारत की आन बान और शान है। वजीर दिफा की मौजूदगी में आसमान से पैराड्रॉपिंग का मशक कर हिंदुस्तान ने अपना इरादा साफ कर दिया कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हिंदुस्तानी फौज के जाबाज आसमान के रास्ते चीन की सरहद में घुसकर जवाब देने के लिए तैयार है। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। हवा में हिंदुस्तानी जवानों की कलाबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब यहाँ समझना जरूरी है कि हिंदुस्तानी जवानों के लिए इस इलाके में पैराड्रॉपिंग बड़ा चैलेंज क्यों है। जाहिर है कि इस इलाके की जुग्राफियाई बनावट की वजह से पैराड्रॉपिंग चैलेंजेस से भरा होता है, लेकिन हिंदुस्तानी जवानों के अहद के आगे ये मुश्किलात बिगौनी साबित होती है। वजीर दिफा की मौजूदगी में T-90 टैंकों ने ताकत का मुजाहरा किया। टैंकों की गरजना से पूरा इलाका दहल उठा। आपको बता दें कि यह वही इलाका है जहां हिंदुस्तान और चीन के फौजी आमने सामने आए थे। दौरे के दौरान वजीर दिफा इस दौरान हथियार थाम कर निशाना लगाते भी दिखे। बंदूक उठाकर वजीर दिफा ने साफ कर दिया कि अब नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। मारे गए दहशतगर्दों में जैश का टॉप कमांडर और IED एक्सपर्ट लंबू भाई भी शामिल है। इस ऑपरेशन में 3 जवानों के जख्मी होने की खबर है। आपको बता दें कि आज सुबह दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी मुहिम शुरू की। इसके बाद उन्हें ये कामयाबी हाथ लगी है। इस एनकाउंटर के दौरान जख्मी जवानों के इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अमरनाथ यात्रा पर दहशतगर्दाना हमले का खतरा है। नेशनल हाईवे को निशाना बना सकते हैं मिलिटेंट। किसी भी हालात से निपटने को जवान तैयार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की तैयारियां लगातार हो रही हैं। ऐसे में इनपुट्स ये मिला है कि दहशतगर्द यानी कि मिलिटेंट्स इस अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के फिराक में हैं और यही वजह है कि हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारे जवान इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह के इनपुट्स हमें मिले हैं, लेकिन यही शुक्र है हमारी आर्मी का, हमारे सिक्योरिटी एहलकारों का कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं और इस तरह के हमले को नाकामयाब कर देते हैं। A large quantity of arms and ammunition were recovered, and one M4 rifle, each with 2 magazines and some armor-piercing rounds was recovered. One AK-47 rifle with about 5 magazines was also recovered, and one under-barrel grenade launcher was recovered, which is a huge quantity of arms and ammunition. This operation has been conducted successfully, which has led to the elimination of one Pakistan terrorist also. Just 4 days before the Amarnath Yatra is to commence on 21st. So, what we want to send the message to the people, the local people, that we remain committed to ensure that the Amarnath Yatra will be conducted peacefully without any hindrance of any sort, and the security situation will continue to remain under control.
लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कश्मीर में नेचुरल डाइजेस्टर और खराब मौसम की वजह से होने वाले हादसों के बाद फौरी तौर पर राहत और बचाव के लिए तैयार मोबाइल जेनसेट फ्लीट को हरी झंडी दिखाई है। हादसे के बाद राहत और बचाव कामों के लिए इस तरह के 10 जेनसेट्स तैयार किए गए हैं, तैनात दरअसल किए गए हैं ताकि होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। एलजी मुर्मू ने जल शक्ति डिपार्टमेंट को इस तरह के 10 और मोबाइल जेनसेट खरीदने की हिदायत दी है। अनंतनाग के खिरन इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। दरअसल इलाके के एक नहर में 2 भाइयों की डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अबरार और आकिब नाम के 2 भाई नहाने के लिए नहर गए हुए थे, जहां दोनों डूब गए और दोनों मौसेरे भाई बताए जा रहे हैं। सुबह सवेरे 11 बजे का यह हादसा हुआ। 2 बच्चे सुबह सवेरे उठ के स्कूल की तरफ गए थे, स्कूल जा रहे थे और उनको जितने टेम्परेचर इस टाइम कश्मीर में बहुत ज़्यादा हाई है, पानी की कहीं फैसिलिटी नहीं है गुजर बस्ती में। उन मजबूरन तौर पर उन्होंने कपड़े उतार के नहाने लगे थे और जब नाले में गए तो वो डूब के ऑन स्पॉट उनकी जो डेथ हो गई है। तो उसके बाद हमने अस्पताल में लिया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इनकी डेथ हो चुकी। शोपिया के नरवानी इमाम साहिब इलाके में पीने के पानी की कमी से इलाके के लोग परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ तकरीबन 220 कुनबे रहते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, इंतजाम नहीं किया जाता। लोगों का कहना है कि लोग पीने के लिए कई किलोमीटर दूर जाकर पानी का इंतजाम करते हैं। लोगों का मुतालबा है कि इंतजामिया नरवानी इमाम साहिब इलाके में पीने के पानी का मुहैया करवाएं। वाटर सप्लाई जदीद दौर ये वाटर सप्लाई महरूम कर नाले टोंगरी अत वो गाम पे तीज लैट्रीन बाथरूम आब सू आब यूज कर पे ग्रीवेंस सेल तमो कोर्मुत ऑनलाइन डी सी साहबन PhD डिवीजनस रात बुलोस बस इंतजामिया कमेटी चेयरमैन पे कर मे एग्जाम साहबस कत मे दस इमिजिएट मे पन्निस गामस वनकन फ्रेस कूटो पे तार पकान सा तार तीसा यस जन गरस मज गर वोल तिस जवित कह यीसा तार जन गवर्नमेंटन ये फराहम कर्म मेहरबानी कर आबुक मसल तार हुंद मसल सड़क हुंद मसल तो बी वेटनरी यम मसल हल ग। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शोपिया में तारीखी मुगल रोड पर नाले के पानी के बहने से रोड को नुकसान हो रहा है। मकामी लोगों की माने तो रोड से होकर पानी के बहने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इससे इस तारीखी रोड को नुकसान हो सकता है। सरकार और इंतजामिया को इलाके के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए ताकि मुगल रोड को महफूज बनाया जा सके। आज यहाँ पे रोड बहुत ही ख़राब है, मुगल रोड है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कितना सारा पानी भर गया है। यहाँ पे हमें बहुत परेशानी हो रही है चलने में। यहाँ पे मतलब ये रोड में भी बहुत सारे गड्ढे हैं इधर पे, तो यहाँ पे चलने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इसका कोई इलाज ढूंढे और इसे ठीक करे। ये जो मुगल रोड की आप हालत देख रहे हैं, ये इस डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही की एक मिसाल है। आप देखिए कितना पैसा लगता है इस पे, लेकिन फिर गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है, पूरे 1 महीने से यहाँ पानी चल रहा है, लेकिन किसी की नज़र शायद इस पे नहीं पड़ रही है। तो हम मुतल्लिका हुकाम से अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया। श्रीनगर में शिवसेना कश्मीर यूनिट की जानिब से मुजाहरा किया गया। इस दौरान मुजाहरीन ने अपने लिए सिक्योरिटी का मुतालबा भी किया। मुजाहरीन का कहना है कि बांदीपुरा में बीजेपी लीडर वसीम बारी पर हमले के बाद पार्टी वर्कर्स ने अपनी सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। इसे लेकर इंतजामिया से अपील की गई है, लेकिन अभी तक वर्कर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले भी यहाँ 6 तारीख को प्रोटेस्ट किया था। हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी चाहिए। हमें ऑफिस नहीं है, हमारे वर्करों को, बहुत सारे वर्करों को अकोमोडेशन नहीं है। हमारे ये सूबाई सदर है, इनको फुल सिक्योरिटी नहीं है। ये हमें सिक्योरिटी कब देंगे जब बांडीपुरा जैसा वाक़ा और पेश आएगा। कोरोना वबा के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुलमर्ग सब डिवीजन में इंतजामिया की जानिब से 3 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुलमर्ग के सभी इलाकों में लॉकडाउन सख्ती से नाफिज रहेगा और इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सर्विस ही चालू रहेगी। लॉकडाउन के दौरान कारोबारी इदारे भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।
राजौरी जिले के नौशहरा में एक हामिला खातून और एक तिब्बी एहलकार के पॉजिटिव मिलने से शहर में अफरा तफरी मच गई। तिब्बी एहलकार कोविड सेंटर में शिफ्ट करने से पहले से फरार हो गया और सीधे पुंछ के एक होटल में आकर रुका। पुंछ जिला इंतजामिया की तरफ से कोरोना मुतासर शख्स को पनाह देने पर पुंछ नगर के मोहल्ला शंकर नगर में वाक़ एक होटल को सील कर दिया गया है। होटल के सभी मुलाजमीन को क्वारंटीन में भेजा गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को होटल और उसके आसपास के इलाकों को सैनिटाइज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इत्तला के मुताबिक नौशहरा के सरकारी अस्पताल में एक मुलाजिम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद वो वहां से लापता हो गया। पुलिस छानबीन कर रही थी और लगातार इसका पीछा करते करते शहर के एक होटल से उसको पकड़ा गया। नायब तहसीलदार अब्दुल राऊफ की देखरेख में पुलिस टीम को भेजकर उस होटल को सील करने के साथ ही उसके आसपास भी तारबंदी कर दी गई है। फिलहाल होटल के मुलाजमीन को क्वारंटीन किया गया है। होटल इसलिए सीज किया है बाहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ। एक आदमी जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था वो राजौरी से भाग के रात को कहीं यहाँ आके रुका, जिसके साथ 4 और बंदे थे। रात को भी हमने ट्रेसिंग पे लगाया हुआ था उसका नंबर, बट वो ट्रेस नहीं हो पाया। अभी थोड़ी देर पहले वो बंदा जब उसको कस्टडी में लिया है तो उसने बताया कि मैं पुंछ में स्टार होटल में रहा हूँ और उसके साथ जो 4 बंदे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसलिए इस होटल को भी सीज किया है ताकि और जो यहाँ प्राइमरी कंडक्ट हैं उन सबको आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रखा जाएगा। गांधरबल जिले में 2 दिन के लॉकडाउन के बाद दुकान और दीगर कारोबारी इदारे खोले गए हैं। 2 दिन के लॉकडाउन की वजह से लोग उलझन में हैं। लोगों का कहना है कि कुछ दिन कबल जब कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ तो इंतजामिया ने दोबारा लॉकडाउन ऑफिस किया था, मगर तब सिर्फ 2 दिन के बदले ही खोलने दिया गया था। बाजारों में ज़्यादातर लोगों ने ना ही मास्क लगाया था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की बाजारी की थी। लिहाजा लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि बाजार की तरफ तवज्जो दी जाए। का लॉकडाउन हमें समझ में नहीं आया, इससे क्या हो सकता है। अगर इनको लॉकडाउन करना ही था 1 हफ्ते के लिए या 10 दिनों के लिए तो पहले ये कहते। 2 दिनों के बाद इन्होंने कहा फिर से मार्केट या ट्रांसपोर्ट है वो खुला रहेगा। इससे हम मेंटली डिस्टर्ब भी हुए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अच्छा स्टेप लेना है, जैसे इन्होंने किया है 3-3 दिन, कुछ दुकानें खुलेंगी 3 दिन और कुछ बंद रहेंगी। मालूम है कि रियासत यहाँ की सरकार ने पिछले दिनों यहाँ पर मतलब लॉकडाउन खुला था और लॉकडाउन के खुलने से ही यहाँ पर ये वबाई बीमारी बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने अब 2 दिन पिछले दिया है। अब 2 दिनों के बाद फिर खोल दिया है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ये कि एक तो आवाम कन्फ्यूजन हो रही है, दूसरा हमें लग रहा है कि इसके खुलने से यहाँ पर ज़बरदस्त ये जो पैंडमिक चल रहा है, ये जो वबाई बीमारी चल रही है, इसके ज़बरदस्त मुज़िर असरात होंगे और ये वबाई बीमारी एक ज़बरदस्त सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। लिहाजा हमारी सरकार से तजवीज़ है, हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इस लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए ताकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस पर कंट्रोल कर पाए। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए इंतजामिया कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इस दौरान जो लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। सांबा जिले में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान किया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जम्मू कश्मीर में किसानों को लेकर सरकार हर तरह की जानकारी उन्हें वक्त पर दे रही है, जिससे वो अपने बागों में मिट्टी की टेस्टिंग करा सकते हैं। इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर उन्हें टीम भेजकर इसकी टेस्टिंग कराती है। डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर में सॉइल टेस्टिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है जो ये काम देखता है। जम्मू कश्मीर के किसानों को बगीचों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के बारे में भी जानकारी फराहम की जाती है ताकि उनके मेवे के बगीचे बीमारियों से दूर रहें। ऐसे में महीने में 1 मरतबा उनकी टेस्टिंग के लिए सैंपल ज़रूर लिए जाते हैं, जबकि कश्मीर के हर ज़िले में टेस्टिंग की सहूलियत किसानों को फराहम की जा रही है, जहाँ पर किसान अपनी ज़मीन की टेस्टिंग फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि उनके बगीचों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी में किसी तरह की बीमारी या फिर दीगर खतरात से उनको बचाया जा सके। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डॉक्टर शब्बीर अहमद यूनिवर्सिटी में इसके लिए तैनात किए गए हैं और जो किसानों को जानकारी देते रहते हैं, साथ ही नए तरीकों पर काम भी करते रहते हैं। टाइम ऑफ सैम्पलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले हम जो फार्मर हैं हमको गाइड करते हैं कि आपका सैंपल जो है पे आपको लेना चाहिए और यहाँ पे राइट टाइम ये है कि जब हम
कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सीड सोविंग हो या जो पेरिनियल क्रॉप्स में, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेब के बागात हैं, जब उनमें मार्च अप्रैल का टाइम आ जाता है तो उस टाइम हमें सैंपल लेना चाहिए, लेकिन प्रायर टू फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले हमें सॉइल सैंपल लेना है। आपने आज तक किसानों के बच्चों को इंजीनियर बनते सुना होगा। आज आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो इंजीनियर से किसान बन चुके हैं। अनंतनाग के हिलाल अहमद ने बीटेक किया है, लेकिन उन्होंने इंजीनियर बनने के बजाय किसान बनना पसंद किया। हिलाल ने महकमा ज़राअत की मदद से ग्रीन हाउस बनाया है जिसमें वो सब्जियां उगाएंगे। हिलाल ऐसे नौजवान के लिए भी एक मिसाल हैं जो नौकरी ना मिलने से हताश हो जाते हैं। जो हम इसमें सीड जो प्रिपरेशन करते हैं, सीड की पहले हम सीड डालते हैं तो वो फरवरी में हम स्टार्ट करते हैं। तो मार्च, मिड मार्च, एंड मार्च में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं। तो फिर समझो कि फरवरी से ही, फरवरी एंड से ही स्टार्ट होता है तो ये नवंबर तक रहता है अगर मौसम ठीक। जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल का महकमा ज़राअत का, हमारे पास बहुत सी स्कीम है जिससे बेरोजगार नौजवान को फ़ायदा हो सकता है। एक स्कीम वेजिटेबल कल्टीवेशन की है। वेजिटेबल कल्टीवेशन में हम ओपन भी कर सकते हैं या पॉइल हाउस में भी कर सकते हैं। पॉइल हाउस अगर वो करना चाहता है हमारा यूथ, तो उसके लिए हम उसको सब्सिडी पर पॉइल हाउस फराहम करते हैं। हमारे पास 2 किस्म के पॉइल हाउस आती हैं, एक 15,000 का आता है, एक 21,000 का आता है। हर एक पॉइल हाउस पर हम 50% सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा पॉइल हाउस में ये फ़ायदा है कि वो थ्रू द ईयर का वेजिटेबल कल्टीवेशन कर सकता है। बांदीपुरा के डीसी ओवैस अहमद ने सुंबल इलाके में एक रोजा किसान मेले का इफ्तिताह किया। महकमा ज़राअत की जानिब से मुनाकिद किसान मेले में जिले भर से आए किसानों ने शिरकत की। इस दौरान किसानों को सरकार की जानिब से जारी स्कीम्स की जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि किसान इन स्कीम्स का फायदा किस तरह से उठा सकते हैं। उन्हें खेती की मॉडर्न तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। डीसी के अलावा मेले में हार्टिकल्चर महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर पूर्णिमा मित्तल, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत कई अहदेदार मौजूद रहे। प्रोग्राम जो है बेसिकली जो हमने किसान मेला यहाँ पे रखा है, उसको हमने किसान अपने जो किसान भाई है सुंबल सब डिवीजन के, उनके लिए रखा है कि उनको कैसे हम सैचुरेट करें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करें हम। तो इसी सिलसिले में आज हमने तकरीबन 150 किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए। इसी तरह से हमने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स की और पैडी थ्रेशर्स हमने आपको यहाँ पे 28 देने हैं, आपको 28 देने हैं उनको। और बांदीपुरा के अजस इलाके में एक रोज़ा क्लीननेस में हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस ड्राइव का इनेकाद किया गया। जेके स्टूडेंट वेलफेयर मिशन, सिविल सोसाइटी, आलिम अदब आब फाउंडेशन, एल गिजर गार्डन, स्कूल समेत कई समाजी तंजीमों की जानिब से मुनाकिद इस ड्राइव में इलाके के बुजुर्गों समेत अच्छी खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान लोगों को माहौलियात को साफ रखने को लेकर आम लोगों को बेदार किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वो जहाँ तहाँ कचरा ना फैलाएं। तो इसका जो मेन मकसद था यही कि लोगों में अवेयरनेस हो जाए कि माहौल के रिलेटेड जो माहौल हमारा है वो साफ पाक रहे और जो है पॉलीथीन फ्री रहे। इसमें हमारे यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, कम्युनिटी मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ भी थी, यहाँ के SHO साहब भी थे, यहाँ के जो BDO साहब भी थे, उन्होंने यहाँ पे और प्रिंसिपल साहब भी हायर सेकेंडरी के थे, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सीनियर सिटीजन ने खासकर उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल और पूरी सोसाइटी को एक मैसेज दी। उधर गांधरबल में भी किसान मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे इस इस्तेमाल करने के तरीके समझाए भी गए। साथ साथ किसानों को खेती के लिए अच्छे किस्म के सीड्स और दीगर औजारों के इस्तेमाल को लेकर तफसील से जानकारी दी गई। वाज़ेह कि मुल्क भर में किसान पखवाड़े के मद्देनजर किसान मेले मुनाकिद कराए जा रहे हैं। 7 जुलाई से शुरू हुए किसान मेले का इनेकाद 21 जुलाई तक जारी रहेगा। क्या ऐसे प्रोग्राम हर मतलब बार बार हर सीजन में होनी चाहिए ताकि जो अवेयरनेस हो वो ज़मींदारों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल जहाँ तक इस प्रोग्राम को हम देख रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हर एग्रीकल्चर की जानिब से जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं बिल्कुल बेहतरीन है और जानकारी भी बिल्कुल बेहतरीन दे रहे हैं। तो
वो ला सके बाज़ार से, और अगर उसके पास पैसे ना हो, उसके पास ATM कार्ड होगा इस KCC के वसातत से, तो वो बैंक से पैसा निकाल सकता है। 1,60,000 रुपये तक उसको कोई गारंटर चाहिए ही नहीं, और जब भी ज़रूरत पड़े उसको वो लोन अवेल कर सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है उसका सिर्फ 4% इंटरेस्ट है, जबकि बाकियों में 13-14% होते हैं, इसमें सिर्फ 4% इंटरेस्ट है। हमारी कोशिश है इन कैंपों की, पखवाड़ा का मकसद है कि हर एक ज़मींदार इसको ये किसान क्रेडिट कार्ड मिले। जो गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को लोन मिलना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी किस्म के बीज या कोई दूसरा यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहें। जब देखा गया कि उसमें किसी चीज़ की कमी थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम अपने यूनिट टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में 15 दिन का एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें कोई दिन खाली नहीं होता है कि जब हमारे जोनल लेवल, पंचायत लेवल पर हमारे लोग जाके, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लोग इकट्ठे जाके वो काम करते हैं। और इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 किसान मेले रखे गए। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर बनी बाग के पास लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से पूरे रास्ते पर परसियां और पत्थर बिखर गए, जिससे सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड की वजह से कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामबन के डलवास इलाके में रहने वाले 40 किसानों के कुनबे उजड़ चुके हैं। ना इनके पास रोजगार है, ना रहने के लिए घर। खेती के लिए जो जमीनें थीं उन पर फसलों की जगह चट्टानों ने ले ली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नजारा रामबन के डलवास इलाके का है, जहां के 40 कुनबों को नेशनल हाईवे के 4 लेन प्रोजेक्ट की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे ये टूटे हुए मकान खंडहर नहीं है, बल्कि किसी के ख्वाबों का वो आशियां है जो बिखर चुका है। पक्के मकान किसी तरह अब भी खड़े हैं, लेकिन कच्चे मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। क्या फर्श, क्या छत, क्या खिड़कियां और क्या दरवाजे, सब बराबर हो चुके हैं। दीवारों की दरारें कह रही हैं, होशियार, मैं कभी भी गिर सकती हूं, मिट्टी में मिल सकती हूं। घर तो नहीं बचे, मंदिर के देवताओं ने किसी तरह खुद का घर बचा लिया, लेकिन अहाते के खंभे कब तक खड़े रहेंगे कह नहीं सकते। तरक्की की कीमत एक बार फिर से गरीबों को ही चुकानी पड़ रही है। इलाके के लोग बता रहे हैं कि 28 मार्च को जब जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों और चट्टानों को चीरा जा रहा था, उसी वक्त उनकी नाराजगी का सामना मकामी लोगों को करना पड़ा। चट्टानें खिसकने लगी, लैंडस्लाइड हुआ और देखते ही देखते 40 मकान पत्तों की तरह बिखर गए। आनन फानन में इंतजामिया और सरकार की जानिब से ऐलान किया गया कि सभी मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा और उनके रहने का भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो आप इन लोगों की ज़बानी खुद ही सुन लीजिए। ये जो 28 मार्च को ये इधर लैंडस्लाइड आया था, तो उसमें हमारा घर भी पूरा डैमेज हो चुका है पूरा। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इसके लिए डिज़ास्टर का जो पैसा देना था 1-1 लाख रुपया, वो सिर्फ कई चंद घरों को ही मिला है, लेकिन कुछ 5-6 फैमिलियां उसमें रह गई हैं, उनको अभी तक वो रिलीफ नहीं मिला है। ये लैंडस्लाइड जो हुआ, ये नेशनल हाईवे जो बन रहा था, तो उसकी वजह से ये कटिंग कर रहे थे। मैंने कई बार उनको कहा, कंपनी को, ये गवर्नमेंट कंपनी इधर काम करवा रही थी, मैं कई बार नीचे जाता था, मैं कहता था ये काम ऐसे नहीं हो रहा है, आप यहाँ कंक्रीट वाल लगाओ तभी ये लैंडस्लाइड रुकेगा। इन्होंने 3-3 बार वो दीवारें लगाई, वो सिंपल दीवारें चढ़ाते थे, वो गिरती गई और हमारी ज़मीन धंसती गई। ऑलमोस्ट 40 to 50 हाउसेज जो हैं, पूरा ऑलमोस्ट आधा गांव, आप खुद भी देख सकते हैं कितनी सारी डिस्ट्रक्शन यहाँ हुई है। तो सारे के सारे अभी तक वो जितनी भी फैमिलीज हैं, सब के सब बेघर हैं। किसी को सरकार की तरफ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं मिले यहाँ तक कि
वो सब उस टाइम तो बड़ा कुछ कह गए थे कि रेंट देंगे, स्टडी आपको घर रहने के लिए कॉलोनीज बना के देंगे, लेकिन आज इतने महीनों के बाद भी अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। 28 मार्च 2020 को यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली पूरा विलेज ही चला गया था। 40+ फैमिलीज डैमेज के हाउसेस डैमेज हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी तक इनका कुछ नहीं किया है। हमने एलजी को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी को भी हमने लेटर भेजा था, डीसी साहब को भी कई बार लेटर भेजे, लेकिन वो रिप्लाई तक नहीं करते हैं हमारी बात का। ऐसा नहीं है कि किसी को भी इस खतरे का अंदेशा नहीं था। मकामी लोगों ने काम कराने वाली कंपनी से गुजारिश की थी कि पहले गांव वालों के घरों और उनके खेतों की सेफ्टी को पुख्ता किया जाए, उसके बाद काम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कंपनी को लोगों की जान से क्या मतलब, कंपनी को खेतों में खड़ी फसल से क्या मतलब? कंपनी को तो मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंतजामिया के ओहदेदारान ने भी इनकी नहीं सुनी। हमें कहा चलो आपको रेंट दे देंगे, आप फिलहाल अभी स्कूलों में रहो, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। अभी तक हमें नहीं रेंट मिला, नहीं कुछ हमें रहने के लिए कोई जगह मिली, नहीं हमें अभी तक कोई पता नहीं चला है कि हमारी फाइलें बन रही हैं या क्या हो रहा है। न हादसे के पहले इनकी सुनी गई, न हादसे के बाद सुनी जा रही है। अपना घर बनाने में जिंदगी भर की कमाई झोंक देने वाले किसान पूछ रहे हैं कि इनके ख्वाबों का आशियाना तबाह हो चुका है। अब हम जाएं तो किधर जाएं? कब तक स्कूलों में रहें? कहां जाएं? किसान जानना चाहते हैं इस नुकसान की भरपाई कहां से करें। जिन किसानों ने लोन लेकर खेती की थी, अब वो कहां से पैसा लाकर कर्ज उतारें? हमने कोई कमाई की थी वो सारी इधर लगा दी है। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या बचा है हमारे पास कि हम दूसरी जगह मकान बनाएंगे? कहाँ? ये पूरी फैमिलियां जो हैं बर्बाद हो गई हैं। लोगों की आवाज सुनकर इंतजामिया के ओहदेदारान ने वादा किया था कि सभी को मुआवजा दिया जाएगा, लोगों को रहने के लिए किराया भी दिया जाएगा। कुछ लोगों को मुआवजे की रकम 1-1 लाख रुपए दी भी गई, लेकिन कई लोगों को अभी तक ये रकम नहीं मिली है, न ही लोगों को किराया मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने टूटे हुए मकान में लौट चुके हैं और वहीं रह रहे हैं। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है इधर, नहीं कोई कंपनी वाले आ रहे हैं। कंपनी वालों ने तो हमारी जमीनों का जो एग्रीकल्चर लैंड बनी थी उसमें हमने जो कणक और सरसों लगाई थी, हमारे पास अभी प्रूफ है, हमने वीडियो बना के रखी है कि उन्होंने ऊपर मशीनें 15 मशीनें चढ़ा के वो हमारी जो गंदम थी वो नीचे सड़कों में गिराई। इतनी शिकायतों के बाद भी लोगों की उम्मीद सरकार और इंतजामिया से ही है। तभी तो वो अपील कर रहे हैं कि उनकी सुनी जाए, उनको फिर से बसाने और रोजी रोटी के इंतजामात किए जाएं। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो हमें रेंट उन्होंने बोला था कि हम रेंट पे करेंगे वो जल्दी से जल्दी दिया जाए, और हमें जितनी जल्दी हो सके हमारा आगे क्या प्रोसेस चल रहा है, हमारी कोई फाइलें बन रही हैं नहीं बन रही हैं, क्या आगे है और हमें किस जगह बसाएंगे, जल्दी से जल्दी इसकी कोई कार्रवाई। लोग तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, लोग 4 लेन हाईवे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आखिरकार वो तरक्की भी किस काम की जो किसी का बसा बसाया घर उजाड़ दे। तरक्की तो वो है कि जिसकी रफ्तार में सब एक साथ दौड़े। रामबन से जी मीडिया के लिए राजू केरनी की रिपोर्ट। जम्मू में नेशनल पैंथर्स पार्टी की जानिब से बीजेपी और सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इस दौरान पैंथर्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि जिस तरह बीजेपी वर्कर के मौत पर उनके अहले खानों को मदद की रकम दी गई, उसी तरह मारे गए दूसरे लोगों के लिए भी मदद की रकम दी जानी चाहिए। जिस तरीके से कश्मीर में बीजेपी की एक वर्कर की हत्या हुई है, उसकी हम सब ने मिलकर मजम्मत की है और उनके परिवार के लिए इमदाद भी दी जानी चाहिए थी। केंद्र के नेता जो हैं वो उनके घर में भी गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए, राम माधव गए और दिल्ली से नेता गए, जम्मू कश्मीर के नेता गए। 10 लाख का चेक एक उन्होंने दिया और 20 लाख रुपया फिर से कल दिया गया है, यानी 30 लाख रुपया वसीम बारी के परिवार वालों को दिया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। उधर जम्मू में प्रेस क्लब की तरफ से भी, जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर दरअसल जम्मू कश्मीर यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 4G इंटरनेट खदमात बहाल किए जाने का मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में 10 महीनों से इंटरनेट खदमात मुतासर है और आज तक 4G इंटरनेट सर्विस शुरू नहीं की गई है। इससे तलबा को तो नुकसान है ही, साथ ही साथ कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
ये सुनने को आता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है और कि यहाँ पे कुछ 4G जो बंद हुआ है वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न जो हमारे JNK की बिगड़ी हुई हालत जो है, जैसे टेररिज्म जहाँ पे फैल रहा है, उस दौरान उसको लेके यहाँ पे 4G को रिस्टोर बंद किया हुआ है, लेकिन अभी वो रिस्टोर नहीं कर सकते। हम उनके साथ हैं जो सिक्योरिटी रीज़न के तहत, जो उनका हम तहे दिल से उनका उनके साथ देते हैं कि अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो 2G का आप रिचार्ज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, बट आप जो 4G का रिचार्ज का जो पैसा लेते हो, लेकिन जब तक आप 4G रिस्टोर नहीं करते, लेकिन जो पैसा है 2G का वो तो आप लो, जिस वजह से आम लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। जिस दौरान अभी जो अभी महामारी कोविड-19 चल रही है, जो काफ़ी दिक्कतें आ रही है बिजनेसमैन को, अपना प्राइवेट जॉब वालों को। रामबन में मकामी ठेकेदारों के एसोसिएशन ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इल्जाम लगाया कि कंपनी ठेकेदारों को बकाया रकम अदा नहीं कर रही है। बनिहाल कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सलीम भट्ट का कहना है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी NH-44 को 4 लेन बनाने का काम कर रही थी। रामबन और बनिहाल इलाके में काम अधूरा छोड़कर कंपनी भाग खड़ी हुई, लेकिन मकामी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने दिए गए काम पूरे किए और उन्हें काम के पैसे नहीं मिले हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने धमकी दी है कि अगर उनके पैसे नहीं मिले तो हाईवे जाम करके मुजाहरा करेंगे। कोरोना को लेके मतलब बहुत बड़ा एक वो है वबा आया है हमारे JNK में, तो वो चीज़ें देख के जो मोदी जी ने सबको कहा कि नहीं, सब लोग मजदूरों को साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। मैं तो गवर्नर साहब से और DC साहब से और लेबर कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को नज़र नहीं आ रहा कि मजदूर ही बड़े बड़े पहाड़ों को चीरता है, फिर ये मजदूर क्यों परेशान है, क्यों तनख्वाह नहीं दी गई। पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने अलग अलग महकमों के ऑफिसर्स के साथ मंडी ब्लॉक के सरपंचों और ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। इस दौरान सरपंचों ने अपने अपने इलाके की परेशानियों की जानकारी दी। सरपंचों ने इलाके में बिजली की सप्लाई, सड़क की खस्ताहाली, हेल्थ सर्विसेज, नए बंकर्स बनाने जैसी बातें रखी। दिनों से हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारी डिफरेंट ब्लॉक्स में हमारे जो सरपंच जो हैं उनके साथ, हमारे सरपंच के साथ और हमारे BDC चेयरपर्सन हैं उनके साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ। उसी के कड़ी में हमारे आज मंडी में ये मीटिंग हुई, जिसमें हमारे मंडी के सारे सरपंच साहिबान वो भी मौजूद थे और हमारे जो BDC चेयरपर्सन है मंडी ब्लॉक के वो भी मौजूद थे और उन्होंने हमारे अपने यहाँ पर इशू रखे, जो डिफरेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड इशूज़ है या दूसरे जो भी इशूज़ हैं उन्होंने यहाँ पर अपने रखे, जिसमें हमारा यहाँ पर रोड के इश्यूज, पानी का या फिर हमारे टूरिज्म पोटेंशियल जो हमारे मंडी ब्लॉक का है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो इस खबर के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही।